नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर। मैं प्रदीप चौहान और हम पढ़ेंगे विषय जीव विज्ञान कक्षा 11। चैप्टर नंबर 4 है प्राणी जगत। और इस चैप्टर में जो है हम कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के जो जंतु हैं उनके जो संघ और जो वर्ग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने पहले जो है जंतुओं के वर्गीकरण का आधार का जो टॉपिक है वो हमने पढ़ लिया है। और आज हम जो है सबसे पहला जो नॉन कोऑर्डिनेट में जो संघ आता है प्रोटोजोआ संघ वो पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रोटोजोआ जो संघ है, ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि जो प्रोटोजोआ जो शब्द जो है ये प्रोटोस प्लस जून से मिलकर के बना है। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट और जून का मतलब होता है एनिमल, यानी कि प्रथम जंतु, ठीक है। और ये जो प्रोटोजोआ संघ जो है, इस संघ में जितने भी जंतु पाए जाते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि इनका शरीर केवल एक कोशिका का ही बना होता है। सुकेंद्रकीय होते हैं। सुकेंद्रकीय का तात्पर्य होता है यूकैरियोटिक कोशिका होती है जिनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। सभी प्रकार के जो कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। और निम्न कोटि के और सरलतम जो है प्रथम जंतु है। निम्न कोटि के तो नहीं है क्योंकि इनका जो शरीर है वो केवल एक कोशिका का ही बना हुआ है और शरीर की जितनी भी समस्त क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा हो रही है? इस कोशिका के द्वारा ही हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार के अंग व तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि निम्न कोटि के सरलतम प्रथम जंतु है। अब 1677 में वैज्ञानिक जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक, क्या नाम था? ल्यूवेनहॉक। इन्होंने ल्यूवेनहॉक ने जो है सूक्ष्मदर्शीय जो है अध्ययन करके, कौन सा अध्ययन करके? सूक्ष्मदर्शी अध्ययन। सूक्ष्मदर्शी अध्ययन का मतलब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है इन एक कोशिकीय जीवों को देखा गया। किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं यानी कि इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए ल्यूवेनहॉक ने इनको सूक्ष्मदर्शीय जंतुक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सूक्ष्मदर्शीय जंतुक नाम दिया था। फिर 1817 में गोल्डफस ने जो है प्रोटोजोआ जो है संघ नाम दिया था। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो है प्रोटोजोआ के जो एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शीय जो जंतु पाए जाते हैं उनका अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1677 में किया गया था। और ल्यूवेनहॉक ने इन एक कोशिकीय जंतुओं को क्या नाम दिया था? सूक्ष्मदर्शीय जंतुक नाम दिया था। प्रोटोजोआ संघ नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? गोल्डफस नाम है। और इन्होंने ये प्रोटोजोआ संघ जो नाम दिया था ये कब दिया था? सन 1817 में दिया था। अब इस संघ के सामान्य लक्षण क्या होते हैं वो सामान्य लक्षण हम पढ़ते हैं। तो इस संघ के सामान्य लक्षण हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या लक्षण है सामान्य? सीधा सा कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? एक कोशिकीय और सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जो कि हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। अब इस संघ के जो जंतु होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इस संघ के जंतु पाए जाते हैं जल में, गीली मिट्टी में और सड़ी गली वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो अगर इनका आवास पूछ लिया जाए तो सीधा सा है कि इस संघ के जंतु जल, गीली मिट्टी, सड़ी गली वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब ये जो जीव होते हैं इनमें से कुछ जीव जो होते हैं वो एकल होते हैं और कुछ जीव होते हैं जो निवयी होते हैं। निवयी का तात्पर्य होता है समूह बना करके रहने वाले। तो कुछ जीव एकल होते हैं तो कुछ जीव कैसे होते हैं? निवयी होते हैं। कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं तो कुछ परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। परजीवी का मतलब जान गए? पादप पर या जंतुओं पर वो उपस्थित होते हैं। किसके लिए? पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जीव जो होते हैं एकल भी हो सकते हैं, निवयी भी हो सकते हैं, स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? परजीवी भी हो सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है इनमें कि इस संघ के कुछ सदस्य एकल या निवयी होते हैं जो स्वतंत्र जीवी या परजीवी के रूप में पाए जाते हैं।
अब इनकी जो सममिति है वो कैसी होगी? असममिति। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि इनका जो आकार और आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है। इस वजह से कहा जाता है कि सममिति के आधार पर ये जीव कैसे होते हैं? असममित होते हैं। तो लिखा जाता है ये असममित जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? ये असममित जीव होते हैं। और शारीरिक संगठन की कोटि कैसी होती है? इनमें शारीरिक संगठन की कोटि जीव द्रव्य स्तर की होती है। कौन सी होती है? जीव द्रव्य स्तर की। क्योंकि शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका के द्वारा ही हो रहा है, तो उस कोशिका में क्या उपस्थित होता है? जीव द्रव्य उपस्थित होता है। इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो शारीरिक संगठन की जो कोटि होती है वो कौन सी पाई जाती है? जीव द्रव्य स्तर की पाई जाती है। तो लिखा जाता है शारीरिक संगठन की कोटि जीव द्रव्य स्तर की पाई जाती है। अब जीवन की जितनी भी इनमें होने वाली जैविक क्रियाएं होती है वो समस्त जैविक क्रिया केवल एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है। तो लिखा जाता है समस्त जैविक क्रियाएं एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है। तो जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो सारी की सारी एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है, क्योंकि शरीर केवल एक कोशिका का ही बना हुआ होता है। श्वसन और जो उत्सर्जन होता है वो सामान्यतः कोशिका की सतह से होता है और विसरण विधि के द्वारा होता है। तो क्या लिखा जाता है कि श्वसन एवं उत्सर्जन सामान्यतः कोशिका की सतह से सामान्य विसरण विधि द्वारा, कौन सी विधि? विसरण विधि द्वारा होता है। अब इनमें जल नियमन तथा उत्सर्जन क्रिया के लिए संकुचनशील रसधानियां पाई जाती है। किसके लिए? जल नियमन और उत्सर्जन क्रिया के लिए क्या पाई जाती है? संकुचनशील रसधानियां पाई जाती है। तो जल नियमन एवं उत्सर्जन क्रिया के लिए संकुचनशील रसदानियां पाई जाती है। अब इनका शरीर नग्न होता है या फिर एक बहुत ही महीन बारीक जो है पेलिकल आवरण पाया जाता है। तो शरीर नग्न या पेलिकल के महीन आवरण युक्त होता है। अन्य कोई भित्ति या झिल्ली जो है नहीं पाई जाती है, महीन पेलिकल का आवरण पाया जाता है और इसी वजह से इनका कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं पाई जाती है। फिर इनमें जो पोषण होता है, पोषण सामान्यतः पादप संभोजी
जंतु संभोजी, मृतोपजीवी अथवा परजीवी प्रकार का पाया जाता है। अब पादप संभोजी, जंतु संभोजी का मतलब, पादप संभोजी का तात्पर्य होता है पादप जैसे प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसी प्रकार से इनमें भी कुछ जंतु जो होते हैं पादप के समान जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो वो पादप संभोजी कहलाते हैं। जंतु संभोजी, जंतुओं की तरह अन्य जीवों पर क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, तो वो जंतु संभोजी। मृतोपजीवी, जो मृत अवशेष होते हैं जीवों के, ठीक है, उनका अपघटन करके पोषण प्राप्त करने वाले क्या होंगे, मृतोपजीवी। और परजीवी का तात्पर्य तो आप जानते ही हो, पादप और जंतुओं के शरीर के बाहर या उनके शरीर के भीतर पोषण के लिए निर्भर रहने वाले क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। तो इस प्रकार से इनमें पोषण जो होता है पादप संभोजी, जंतु संभोजी, मृतोपजीवी अथवा परजीवी प्रकार का पाया जाता है। इनमें अलैंगिक जनन, कौन सा जनन, अलैंगिक जनन, द्विविभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन विधि द्वारा होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो लैंगिक जनन जो होता है, वो लैंगिक जनन युग्मक संलयन के द्वारा या युग्मकों के संयोजन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है, ठीक है। अब ये जीव जो होते हैं, इनका जो जीव द्रव्य होता है वो कायिक द्रव्य और जनन द्रव्य में विभक्त नहीं होता है। इस वजह से इन जीवों की कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इसलिए इस संघ के जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अमर कहलाते हैं। तो लिखते हैं, इनका जीव द्रव्य सामान्यतः कायिक द्रव्य एवं जनन द्रव्य में विभाजित नहीं होता है। अतः इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अतः इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है और इनको क्या कहा जाता है, अमर कहा जाता है। अब इन जीवों में गमनांग के रूप में या तो कूटपाद पाए जाते हैं, पक्षमाप पाए जाते हैं या कशाब पाए जाते हैं। और गमनांग के आधार पर ही इस प्रोटोजोआ संघ को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। तो लिखा जाता है, इनमें गमनांग, कूटपाद, सीलिया, फ्लैजिला पाए जाते हैं। और गमनांग के आधार पर ही इसे कितने वर्ग में बांटा गया है, 4 वर्ग में बांटा गया है। गमनांग के आधार पर, गमनांग के आधार पर इस संघ को कितने वर्ग में, 4 वर्ग में बांटा गया है। ठीक है। तो
एक बार हम समझते हैं फिर से प्रोटोजोआ के बारे में। देखो प्रोटोजोआ जो शब्द है वो प्रोटोस प्लस जून से मिलकर के बना है। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट और जून का मतलब क्या होता है, एनिमल यानी कि प्रथम जंतु। तो एक कोशिकीय, सुकेंद्रकीय और निम्न कोटि के सरलतम और प्रथम जंतु है कौन, प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जंतु है। और सन 1677 में ल्यूवेनहॉक ने इनका जो है सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन किया था और इनको सूक्ष्मदर्शीय नाम दिया था। सन 1817 में गोल्डफस ने प्रोटोजोआ संघ नाम दिया था। अब इस संघ के सामान्य लक्षण क्या है कि इस संघ के जंतु जो है जल, गीली मिट्टी, सड़ी गली वस्तुओं पर पाए जाते हैं। इस संघ के कुछ सदस्य जो है एकल या निवही होते हैं, जो स्वतंत्र जीवी या परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये असममित जीव होते हैं। फिर शारीरिक संगठन की कोटि जो है वो जीव द्रव्य स्तर की पाई जाती है। समस्त जैविक क्रियाएं एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है। श्वसन एवं उत्सर्जन सामान्यतः कोशिका की सतह से विसरण विधि के द्वारा होता है। जल नियमन और उत्सर्जन क्रिया के लिए संकुचनशील रसधानियां पाई जाती है। शरीर नग्न या पेलिकल के महीन आवरण से ढका होता है। अपोषण सामान्यतः पादप संभोजी, जंतु संभोजी, मृतोपजीवी अथवा परजीवी प्रकार का पाया जाता है। इनमें अलैंगिक जनन द्विविभाजन, बहुविभाजन और मुकुलन विधि के द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो है युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है। इनका जीव द्रव्य सामान्यतः कायिक द्रव्य और जनन द्रव्य में विभाजित नहीं होता है, इसलिए इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है और इनको अमर कहा जाता है। और इनमें गमनांग, कूटपाद, सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। और गमनांग के आधार पर ही इस संघ को कितने वर्ग में बांटा गया है, 4 वर्ग में बांटा गया है। पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके जो 4 वर्ग हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो गमनांगों के आधार पर प्रोटोजोआ संघ को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। इन 4 वर्गों के नाम क्या क्या है। पहला वर्ग जो है उसको कहा जाता है फ्लैजिलेटा। दूसरा जो वर्ग है उसको कहा जाता है सार्कोडिना या राइजोपोडा। तीसरा जो वर्ग है उसको कहा जाता है सीलेटा। और चौथा वर्ग जो है उसको कहा जाता है स्पोरोजोआ। तो अब फ्लैजिलेटा में गमनांग क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला का मतलब क्या होते हैं, कशाब। तो ये फ्लैजिलेटा वर्ग के जो जंतु होते हैं इनमें जो है गमनांग क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं, अर्थात कसाब पाए जाते हैं। तो इनमें गमनांग, फ्लैजिला यानी कि कसाब पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आता है सार्कोडिना, जिसको राइजोपोडा वर्ग भी कहा जाता है। और इस वर्ग के जीवों में जो गमनांग है वो पाए जाते हैं कूटपाद। क्या पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं या पादाब जिनको कहा जाता है। तो लिखा जाता है कि इनमें गमनांग, कूटपाद पाए जाते हैं। और इसके पश्चात आता है सीलेटा। नाम से पता चलता है कि इन जंतुओं में गमनांग के रूप में सीलिया यानी कि पक्षमाभ पाए जाते हैं। तो लिखा जाता है कि इनमें गमनांग, सीलिया यानी कि पक्षमाभ पाए जाते हैं। और उसके बाद में आते हैं स्पोरोजोआ वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें गमनांग नहीं पाए जाते हैं, उनमें गमनांग अनुपस्थित होते हैं। और ये स्पोरोजोआ वर्ग के जो जीव होते हैं वो अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो स्पोरोजोआ में क्या लिखेंगे, इनमें गमनांग अनुपस्थित होते हैं। गमनांग क्या होते हैं, इनमें अनुपस्थित होते हैं। और ये अंतः परजीवी, और ये अंतः परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। ठीक है। अब फ्लैजिलेटा के जो एग्जाम्पल है इसमें जो उदाहरण आते हैं वो कौन कौन से हैं, युगलिना। और युगलिना जो है इसको पादप और जंतु
के बीच की क्या कहा जाता है? योजक कड़ी कहा जाता है। पादप व जंतु के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो युगलिना जो है ये पादप और जंतु के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। क्यों है? क्योंकि इनमें जो है उपस्थित होते हैं हरित लवक, और हरित लवक उपस्थित होने की वजह से ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं और अपना भोजन जो है पादप के समान स्वयं बना लेते हैं। और इसके साथ साथ में अगर पादप कोशिका है तो उसमें देखा जाता है कि सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से इनको जो है पादप और जंतु के बीच की क्या कहा जाता है? योजक कड़ी कहा जाता है। इसी तरीके से एक अन्य उदाहरण इसमें लिस्मानिया। लिस्मानिया जिससे मनुष्य में जो है काला अजार रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग उत्पन्न होता है? काला अजार रोग उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? लिस्मानिया के द्वारा। इसी प्रकार एक और इसका उदाहरण है जिसको कहा जाता है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा, और इस ट्रिप्नोसोमा के द्वारा जो है मनुष्य में अफ्रीकी निद्रा रोग उत्पन्न होता है। अफ्रीकी निद्रा रोग उत्पन्न होता है। और एक और है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। वेजिनाइलिस ये जो है स्त्री जननांगों में पाया जाता है और श्वेत जो प्रदर रोग है वो उत्पन्न करता है। स्त्री जननांगों में पाया जाता है तथा श्वेत प्रदर रोग उत्पन्न करता है। अब इसी तरीके से राइजोपोडा के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इससे अमीबिया पेचिस रोग उत्पन्न होता है, अमीबियासिस जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इससे जो है अमीबिया पेचिस रोग उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद में आता है सीलेटा, और सीलेटा के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से? पैरामीशियम, और पैरामीशियम को जो है स्लीपर जंतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्लीपर जंतु भी कहा जाता है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है इसमें डिडिनियम, जिसको जलीय भालू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलीय भालू। और एक आता है इसमें वॉर्टिसेला, और वॉर्टिसेला जो है इसको घंटी जंतुक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घंटी जंतुक। एक आता है इसमें स्पाइरोस्टोमम, स्पाइरोस्टोमम ये सबसे बड़ा जीवित सीलिएट जंतु है। सबसे बड़ा जीवित सीलिएट जंतु है। और एक और पाया जाता है जिसको कहा जाता है बेलेंटिडियम। बेलेंटिडियम ये जो सीलेटा वर्ग का जो जीव है ये मेंढक तथा मनुष्य के मलाशय में अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है।
मेंढक एवं मनुष्य के मलाशय में अंतः परजीवी होता है। फिर इसके बाद में आता है स्पोरोजोआ, और स्पोरोजोआ में जो एग्जाम्पल आते हैं वो है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया रोग का कारक है, मलेरिया रोग का कारक है। और इसी तरीके से एक इसमें एग्जाम्पल है जिसको कहा जाता है मोनोसिस्टिस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोटोजोआ संघ के जो 4 वर्ग हैं वो पूर्ण हुए। तो गमनांक के आधार पर जो है प्रोटोजोआ जो संघ है इसको 4 वर्गों में बांटा गया है, और उन 4 वर्गों के नाम क्या है? फ्लैजिलेटा, सार्कोडीना, सीलेटा और स्पोरोजोआ। फ्लैजिलेटा में गमनांक फ्लैजिला यानी कि कसाब पाए जाते हैं। सार्कोडीना या राइजोपोडा में जो है गमनांक क्या पाए जाता है? कूटपात पाए जाते हैं। सीलेटा में गमनांक सीलिया यानी कि पक्षमाप पाए जाते हैं, और स्पोरोजोआ में गमनांक नहीं पाए जाते हैं और ये अंतःपरजीवी होते हैं। अब इनमें फ्लैजिलेटा के जो एग्जाम्पल आते हैं युग्लिना, युग्लिना को पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। फिर है लिश्मानिया जिससे मनुष्य में कालाजार रोग उत्पन्न होता है, ट्रिप्नोसोमा जिससे अफ्रीकी निद्रा रोग उत्पन्न होता है, और ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस जो स्त्री जननांगों में पाया जाता है। और उसके बाद में आता है सार्कोडीना। सार्कोडीना के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है? अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसमें आप देख सकते हो कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है इससे अमीबिया पेचिस रोग उत्पन्न होता है। सीलिएटा गमनांक क्या है इसके? सीलिया, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पैरामीशियम जिसको स्लीपर जंतु कहते हैं, डिडीनियम जिसको जलीय बालू कहा जाता है, वॉर्टिसेला जिसको घंटी जंतु कहा जाता है, स्पायरोस्टोमम यह सबसे बड़ा जीवी सीलिएट जंतु है, वो बेल एंटीडियम जो कि मेंढक तथा मनुष्य के मलाशय में अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है। स्पोरोजोआ इनमें गमनांक नहीं होते हैं, ये अंतःपरजीवी होते हैं। उदाहरण के रूप में प्लाज्मोडियम जो इससे मलेरिया रोग जो है का जो है इसको कारक कहा जाता है, और एक और उदाहरण है जिसको कहा जाता है मोनोसिस्टिस। आप इसे नोट कर लीजिएगा।